जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। तो यार काफी दिनों से डिमांड आ रही थी भैया बायो के लिए कुछ ना कुछ स्टार्ट करिए। बायो के लिए मतलब तीनों कंपेयर अगर करें, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, तो सबसे ज्यादा वेट जो आप लोग कर रहे हो वो बायो के लिए। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्ट ले रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का जो टर्म 1 का सिलेबस है। तो इसमें हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी चीजें आपकी एनटीएससी प्लस बोर्ड्स को भी ट्राई करूंगा मैं चीजें कि एनटीएससी वाली भी चीजें इसमें पिक करके बताते हुए चलूं जो इंपॉर्टेंट है उस पर्पज से। क्लियर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइव प्रोसेस फॉर लेक्चर 1 ऑन द चैनल रैंकर्स एनटीएससी। तो भाई अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वो आपको हर एक चीज मिल रही है जो आपकी बोर्ड प्लस एनटीएससी की प्रिपरेशन को बूस्ट कराएगी। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे कहीं पे भी अगर आप परेशान हो रहे हो इस चीज को लेके कि भैया टर्म 1 के लिए टेस्ट देना तो जरूरी है, वो तो जरूरी बात है भाई, आपको टेस्ट देना चाहिए। अगर आप भी वेट कर रहे हो कि टेस्ट कहाँ से दें, कैसे सारी चीजें हमें मिल जाए, तो इस चैनल पे पहले तो आपकी फ्री पढ़ाई की सीरीज चल रही है, दैट इज सफलता सीरीज, जो कि आपकी पूरी टोटली फ्री है। इसके बाद पढ़ने के साथ साथ आपको टेस्ट भी देते रहना है ना। सबसे जरूरी बात क्या है भाई कि पढ़ाई के साथ साथ हम टेस्ट भी देते रहे। तो टेस्ट देने के लिए आपको सफलता टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर्स लाइव ऐप से। ये सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। आप जैसे ही रैंकर्स लाइव ऐप डाउनलोड करते हैं, वहां पे जाने के बाद आपको एनटीएससी सेक्शन चूज कर लेना है। ठीक है। एनटीएससी सेक्शन में आपको सारे ये बोर्ड्स वाली भी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां एनटीएससी की भी चीजें हैं पहले से अवेलेबल, और बोर्ड के लिए भी चीजें हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी हमारी तरफ से हो पा रही है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी तरफ से बस थोड़ा थोड़ा एफर्ट देते जाना है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी है। क्लियर। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, 14 टेस्ट इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट है, आपकी मीटिंग्स भी कुछ इंक्लूड है, मेंटरशिप भी इंक्लूड है इसमें, जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस भी आपको दी जाती है। कितने में भैया? तो सिर्फ 149 में, फ्री नहीं है, बिकॉज हमें भी उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है यार। तो आप थोड़ी सी अगर हेल्प कर पाओ तो आप कर सकते हैं अपनी, मेरी नहीं अपनी हेल्प, बिकॉज ये टेस्ट आपको बूस्ट कराएगा। तो आप अपने हेल्प के लिए थोड़ा सा अगर एफर्ट कर पाओ, इतना तो आप आई होप कर पाओगे। क्लियर। इसमें 40/40 जो भी हमारा प्लान है, जो भी पेपर हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, लाइक हम पहले आपको पार्ट टेस्ट कराएंगे फिर फूड टेस्ट कराएंगे, ताकि आप एकदम प्रिपेयर हो जाओ 40/40 के लिए अपने एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं? मैथ्स पूरी होगी, साइंस पूरी होगी, एसएसटी पूरी होगी। जैसे आपकी क्लासेस बन रही हैं, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करें, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी एनटीएससी से रिलेटेड, बोर्ड से रिलेटेड। तो आप प्यारे तरीके से वहां से एक एक चीजों को एक्सेस करिए और बारी बारी सारी चीजों को आप पढ़ाई करिए और एंजॉय करिए। क्लियर। बाकी जो बच्चे नए हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप दैट इज रैंकर्स एनटीएससी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे हर वो एक चीज की इंफॉर्मेशन या फिर कोई नया चीज हमें इंप्लीमेंट करना हो, कोई नई चीज आपसे सजेशन लेनी हो, तो वो हर एक चीज यहाँ की जाती है। बाकी पीडीएफ्स हो गए, डीपीपीज हो गई, वो सारी चीजें आपको फ्री में डीपीपीज वगैरह आपको यहीं दी जाती है। तो मेक श्योर आप उसके पार्ट जरूर बन के रहो। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाई अपना सेशन, दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो यार नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है क्या, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब लाइफ के लिए आप कितनी भी अलग अलग तरीके की प्रोसेसेस करते हैं, वो सारी किसके अंदर आती है? लाइफ प्रोसेस। मतलब जिंदा रहने के लिए लाइफ क्या है? बेसिकली आपकी जिंदा रहने की कैपेबिलिटी को ही आप बोल सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए हम जो जो प्रोसेसेस करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, है ना, अलग अलग मल्टीपल फंक्शन से जो हम करते हैं, तो वो हर एक बारे में हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्हीं की हम लाइफ की बात भी करते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, कौन सी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस को करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर मान लो 10 से 20 दिन तक खाना ना खाएं तो हमारा काम हो जाएगा खत्म, है ना, हमारा काम हो जाएगा खत्म। तो ये भी एक तरीके का प्रोसेस है कि आप खाना खाते हैं, उस खाने को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ये भी एक तरीके का प्रोसेस है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो खाना क्या है, बेसिकली एक न्यूट्रिशन आप बोल सकते हैं, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये सारी काइंड ऑफ एक्टिविटीज जितनी भी हम करते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए, वो सारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काउंट की जाती हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे बेसिक बेसिक से। द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन दियर लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। जिसमें पहला आता है भाई, है ना, अगर मैं बोलूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करिए, कि अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसकी किसकी बात कर सकते हैं, लाइफ किसके अंदर होगी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगी,
क्या नन के होगी? बोलेंगे नहीं, नन लिविंग के ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होगी। तो हम उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो लिविंग है। अगर आपसे मैं बोलूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप कैसे पहचानोगे, तो उसकी बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, बेसिकली बस उन्हीं चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं भाई। अब आप कैसे बोलेंगे कि ये चीज अलाइव है या नहीं अलाइव है? तो बेसिकली कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, ठीक है, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है सेल्फ, किसी के द्वारा नहीं या फिर किसी फोर्स के कारण नहीं, खुद से अगर वो मूव कर रही है और उसमें अगर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है? अलाइव है, ये जिंदा है बेसिकली। जैसे हम ह्यूमंस क्या करते हैं? मूव कर जाते हैं, बट प्लांट क्या है? प्लांट भी जिंदा है भाई, है ना। ये भी क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, बट ये लार्जर टाइम में ग्रो करते हैं, इनका जो ग्रोइंग टाइम है वो काफी स्लो होता है। सो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? वो अलाइव है। तो किसी भी अगर ऑर्गेनिजम्स की आप बात करें कि अलाइव है या फिर डेड है, तो सिंपल सी क्राइटेरिया आप क्या लगाएंगे कि वो अगर मूव कर रही है तो वो अलाइव हो सकती है, अगर वो क्या ग्रो कर रही है देन वो भी अलाइव हो सकती है। बट प्लांट्स आप बोलेंगे भैया ना तो वो मूव कर रहे हैं ना ही ग्लो कर रहे हैं, है ना, ना ही ग्रो कर रहे हैं। ग्रोथ होती है उनकी भाई, ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। तो स्लो ग्रोथ हो या फास्ट ग्रोथ हो, अगर ग्रोथ है इट मीन्स वो क्या है? अलाइव। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेते हैं जो पहली लाइफ प्रोसेस की, दैट इज न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली आप जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ चीजें लेते हैं ना, कुछ न कुछ फूड इनटेक करते हैं जिंदा रहने के लिए, कुछ न कुछ फूड क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। इट इज अ प्रोसेस by which an organisms obtain nutrients from the food and utilize them to obtain energy is called nutrition। nutrition क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है ना। जैसे बोला गया भाई लाइफ प्रोसेस क्या है? बेसिकली इस तरीके के प्रोसेसेस जो आपकी लाइफ को मेंटेन करके रखें, बना के रखें कि आप जिंदा हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या है कि आप जो फूड खाते हैं, ठीक है, वहां से फूड में से क्या आप लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं। वो अलग अलग तरीके के हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कुछ भी हो सकता है। वो सब कुछ आप क्या करते हैं? फूड में से इनटेक करते हैं, निकालते हैं। वो फिर क्या करते हैं? आपकी जितनी भी बॉडी सेल्स हैं उनके पास जाते हैं और वो क्या करते हैं? वहां एनर्जी की तरह यूज किए जाते हैं, एज अ एनर्जी टू वर्क देयर, है ना, टू वर्क देम। जैसे एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए आपकी कार है, ठीक है, मान लीजिए आपकी कार है, आप में कार में क्या करते हैं? आप कार में पेट्रोल या फिर डीजल डालते हैं। तो पेट्रोल और डीजल क्या हुआ? न्यूट्रिएंट्स हुए, ठीक है, सॉरी आप बोल सकते हैं फूड हो गया, उसके लिए क्या हो गया? फूड हो गया। अब जैसे ही कार का डीजल और ऑयल कोई भी चीज आपने डाला, इंजन में गई, वहां पे क्या होती है? कार्बन की बर्निंग होती है। मैंने पढ़ा रखा है फिजिक्स में, कार्बन एज अ फ्यूल होता है मोस्टली, है ना, कार्बन एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। कार्बन इज लाइक अ न्यूट्रिएंट फॉर योर कार, ठीक है। तो वो क्या करता है? उसे बर्न करता है, बर्न करके वो एनर्जी कन्वर्ट कर देता है किसमें? अपनी मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में। ड्यू टू दैट आपकी कार क्या कर पाती है? रोटेट कर पाती है। वैसे हम खाना खाते हैं तो क्या खाना की वजह से हम चलते हैं? नहीं, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, आप मल्टीपल तरीके के खाने खा सकते हो। क्या सब खाने खाने से आप वेल रहोगे? क्या सब खाना खाने से आप वेल रहोगे? नहीं। न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है ना कि ऐसे फूड खाइए जिसमें आपको अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिले। तो न्यूट्रिएंट्स जो आप फूड खाते हो, बेसिकली खाना खाना क्या है? एक प्रोसेस है, दैट इज न्यूट्रिशन। क्लियर? क्लियर? लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। हमारी भी लाइफ किस पे बेस्ड है? बेसिकली कार्बन बेस्ड मोस्ट अबंडेंट मटेरियल molecules, and most of the food are also carbon based molecules. The outside raw material used by living organisms are food, water and air. Clear? जो सबसे आउटसाइड बाहर के रिसोर्सेज में जो हमारे यूज में आते हैं वो क्या है? फूड है और क्या है? एयर है एंड वाटर है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर डिफाइंड एज द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग बॉडी। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी में लाखों सेल्स हैं, हम काउंट नहीं कर सकते कितने सेल्स हैं, हर सेल अपना अपना काम करता है। अब आपको पता है मल्टीपल सिस्टम होते हैं, हमारी जो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास एक अलग अलग सिस्टम होता है, एक अलग टास्क करने के लिए। ये सेल में आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग सेल्स अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। एक सिस्टम ही होता है जो एक तरीके का ही फंक्शन करता है, एक दूसरा सिस्टम है जो एक तरीके का फंक्शन करता है। तो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, सबके लिए क्या जरूरत होती है? बेसिकली एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कहाँ से आते हैं? तो हमारे न्यूट्रिएंट्स से आते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? तो वो हमें फूड से मिलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे, लाइक ग्रोथ में हेल्प करे, ठीक है। और हमारी टिश्यूज जितनी भी होती हैं, आपको पता है स्किन टिश्यूज, जितनी भी टिश्यूज होती हैं उनको नई टिश्यूज फॉर्म करे,
जो ओल्ड टिश्यूज हैं उनको क्या करे, फिर से रिपेयर करने में काम आए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को बेसिकली रिपेयर करे, ठीक है, या फिर ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प करे, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? चलिए, वो कुछ भी हो सकता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं भाई। अब न्यूट्रिशन तो आपको पता है क्या, एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। अब दो तरीके के तरीके हो सकते हैं भाई। आप खाना खा सकते हो तो खाना खुद से आप बना के खा सकते हैं, है ना, खुद से, किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। खुद से मतलब ये नहीं कि आप घर में आटा चावल लेके रोटी या फिर कुछ बना लें खाना, वो खुद से नहीं, मतलब आप किसी और पे डिपेंड ना हो कि मैं उस चीज को काटूंगा, फिर उस चीज को बनाऊंगा, फिर उस चीज को खाऊंगा। नहीं, आप सेल्फ अपना खुद अगर फूड बना ले रहे हैं, सेल्फ फूड मतलब किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है। लाइक प्लांट्स किसी चीज पे वो डिपेंड नहीं होते हैं, सनलाइट जैसे ही मिलती है उनको अपना फूड वो प्रिपेयर कर लेते हैं आउटसाइड कुछ बेसिक सोर्सेज से। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक। दूसरे जो होते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, कुछ अलग अलग बैक्टीरियाज हो गई जो किसी और पे डिपेंड करती हैं, फंजाई हो गए, ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये यहाँ पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लीजिए। ग्रीन प्लांट्स ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, बेसिकली फोटोसिंथेसिस आपने सुना होगा कि जैसे सनलाइट होती है ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब किसी और सोर्स पे नहीं कि किसी अदर प्लांट पे डिपेंड करे। हमारी तरह जैसे हम ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, गेहूं लेते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के फूड लेते हैं, तो हम किसी दूसरे मटेरियल पे डिपेंडेंट हैं कि हम उन्हें खाएंगे तब हमें सोर्स मिलेगा। जो किसी अनदर काइंड ऑफ सोर्स पे डिपेंड करे वो क्या है, बेसिकली हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर। क्या है, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ऑटोट्रॉपिक क्या है, ग्रीन प्लांट्स। अगर हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो आप ह्यूमंस बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, ह्यूमंस बोल दिया आप, एनिमल्स बोल दो, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है आपके हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, जो किसी ना किसी अदर सोर्स पे डिपेंडेंट हो अपनी फूड के लिए बेसिकली, ठीक है, अपनी फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी अनदर काइंड ऑफ थिंग्स पे डिपेंडेंट हो। तो एग्जांपल में जैसे ऑटोट्रॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, एक ऐसे तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां पे वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर लें विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेसिकली आप अगर बात कर रहे हैं ये, तो क्या है ये प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और ये आपने आई होप पढ़ा भी होगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है ना, प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से प्लांट क्या करे, अपना फूड बनाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक क्या होता है, कीमोसिंथेटिक, एक क्या होता है, फोटोसिंथेटिक। बेसिकली फोटोसिंथेटिक, तो कीमोसिंथेटिक हमें नहीं पढ़ना, ये हमारे सिलेबस का नहीं, बस ये एनटीएससी पर्पज से है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे सोर्स, ठीक है, जो क्या करे, आपकी केमिकल से अपना फूड बनाए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, केमिकल्स से क्या करे, अपना फूड बनाए। जैसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सल्फर को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो जो केमिकल्स के यूज से अपना क्या करे, फूड बनाए। और ये क्या करते हैं भाई, सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं। जितने भी फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशंस, ये क्या करते हैं, सनलाइट से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, फूड बनाते हैं। तो ये एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स में क्या ले सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स ले सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ये क्या करते हैं भाई, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। वैसे ही कीमोसिंथेटिक क्या है, बेसिकली वो अपनी केमिकल्स, सम अदर काइंड ऑफ केमिकल्स को यूज करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, ये सिलेबस में नहीं है, बेसिकली हमें फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो मोस्ट इसेंशियल थिंग है फोटोसिंथेसिस के लिए कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मोस्ट इसेंशियल थिंग इन फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में आपसे बार बार बातें की जाएंगी, इसके बारे में बार बार चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मेन सोर्स क्या है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसको यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके और वाटर को यूज के। तो यहाँ पे लिख लो CO2
प्लस का H2O यूज करते हैं, बट मोस्ट कंडीशन की वहां पे क्या होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, और सनलाइट और क्या होनी चाहिए, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये कहानी होती है बेसिकली कि आपकी फूड प्रिपेयर होता है, और यहाँ पे क्या बनता है, दैट इज ग्लूकोज। क्या बनता है, दैट इज ग्लूकोज प्लस का आपका क्या बन जाता है, वाटर प्लस का O2। ठीक है, ग्लूकोज प्लस का वाटर प्लस का O2 बन जाता है, दैट इज ग्लूकोज इज लाइक अ फूड। वो क्या करते हैं, उसे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, उसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे जैसे फूड की जरूरत होती है उसको यूज करते जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे द फूड इज प्रिपेयर्ड कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, carbohydrate in which is stored in form of starch, oxygen is released in this process। हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन बॉडीज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है, जब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, ड्यू टू रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स के क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हम बोलते हैं ह्यूमंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स यूज करते हैं। प्लांट्स क्यों लगाने के लिए बोला जाता है, बेसिकली क्यों बोला जाता है, क्योंकि CO2 हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए एक वेस्ट है, नो नीड ऑफ CO2। तो CO2 प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं खुद के फूड बनाने के लिए, खुद खाना खाते हैं CO2 से, और हमें क्या देते हैं, O2 देते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स भी हमारे ऊपर निर्भर है, बोल सकते हैं हम कि हम CO2 अगर छोड़ते हैं तो प्लांट्स अपना खाना बना सकते हैं, और वो अपना खाना बनाते हैं, और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारे यूजफुल की होती है, दैट इज ऑक्सीजन। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि ग्लूकोज क्या कैसे यूज करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, क्या क्या चीजें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें मेनली इन्वॉल्व होती है, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट इज इसको एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट आगे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं विथ हेल्प और मिक्सिंग करते हैं H2O का इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वो क्या कर देते हैं, उसको सिंथेसाइज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, विच इज अ काइंड ऑफ फूड सोर्स। ठीक है, फूड सोर्स। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी को यूज करके किसमें यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारा जो H2O का मॉलिक्यूल है वो किसमें स्प्लिट हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑफ ऑक्सीजन में। थर्ड वन इज दैट रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेसिकली, वो रिड्यूस्ड हो जाता है किससे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, और क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे पास क्या क्या चीजें थी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड था, प्लस हाइड्रोजन था, प्लस का ऑक्सीजन था, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्रिएट कर देते हैं, और ऑक्सीजन क्या होती है, एज इट इज गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो ये बेसिक इक्वेशन है। इक्वेशन के लिए मैं क्यों नहीं इक्वेशन यहाँ पे ग्लूकोज की इक्वेशन क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि आपके लिए जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको एनसीईआरटी बेटा पढ़ना है तो पढ़ना है, तो एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आप इक्वेशंस लिख दोगे, मुझे C6H12 वो लिखने में जरूर दिक्कत नहीं है कि मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दूँ, लेकिन आपको वो चीजें एक बार देखनी पड़ेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको चीजें डीप में क्लियर होंगी। ये एक ओवरव्यू है बेसिकली, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें एक ओवरव्यू है आपके लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, तो वाटर आप बोल रहे हैं भैया ये वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर हमारी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। ठीक है, और जाइलम चचा क्या करते हैं, उनको लीफ तक पहुंचाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे इन्वायरमेंट से मिलती है। ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, और ग्लूकोज क्या होती है, बनती है, जो यूज किया जाता है फर्दर हमारे फूड, जब नेसेसरी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतना यूज किया जाता है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता है, तो आप अगर देखेंगे ये क्या है, एक तरीके का सेल है, न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल। किस में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल्स में। और जो मेन हमारे काम की चीज दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल किस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का। और क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टोमेटा। ये आपको दिख रहा होगा फ्री स्पेस, दैट इज स्टोमेटा। अब यहाँ पे जो मेन चीज आती है कि स्टोमेटा क्या है बेसिकली, देखिए ये आपको दिख रहा होगा एक तरीके का क्या है, घर है। ये क्या है, एक तरीके का घर है। जैसे आप घर देख ले। अब घर में मुझे इंसर्ट करना है, तो घर में इंसर्ट करने के लिए दो चीजें, कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए, कोई ना कोई एक वे होना चाहिए, कोई ना कोई एक पाथ होना चाहिए। जैसे दरवाजा हो सकता है, खिड़की हो सकता है, या फिर अलग तरीके का कुछ आप बना दें ओपन मतलब कहीं ना कहीं से एक सोर्स होना चाहिए उस रूम में जाने के लिए। तो वही सोर्स क्या है बेसिकली उस क्लोरोप्लास्ट में जाने के लिए, वो क्या है, दैट इज योर स्टोमेटा।
कि जो खिड़की या फिर दरवाजे की तरह यूज होता है, और ये कब खुलता है, जब आपकी हाइड्रोजन दैट इज वाटर क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, स्वेल करती हैं, वो एब्जॉर्ब करके ओपन हो जाता है। ड्यू टू ओपन क्या आता है आपका, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द जहाँ लो CO2 दैट इज इनसाइड द क्लोरोफिल जाता है। इसके बाद जहाँ पे वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाता है, वहां से वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर वेपराइज फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो आप बोलते हैं स्टोमेटा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और वाटर वेपर्स को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। क्लियर, तो ये काम था बेसिकली स्टोमेटा का, कि ये क्या करते हैं, एक तरीके से दरवाजे हैं। जब वाटर जहां पे जैसी कमी हुई, यहाँ पे कमी हुई फूड बनाने में, दैट इज वाटर ज्यादा हुआ, तो ये रिलीज कर देगा वाटर को इन फॉर्म ऑफ वेपर। और जैसे ही यहाँ पे गेट है, ये क्या है, गेट है बेसिकली इस तरीके का, ये खुल जाता है जब जहां पे कमी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वाइल प्रोसेसिंग ऑफ फूड। जब फूड बना रहे हो, जैसे ही CO2 की कमी होगी, वो क्या कर जाएगा, खुल जाएगा और एटमॉस्फेयर से CO2 इनटेक कर लेगा। और जैसे ही अंदर वाटर सोर्स ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करता है, वाटर को वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देता है। तो ये काम है स्टोमेटा का। और कहाँ होती है बेसिकली, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में भरा होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर क्या होती हैं, सारी चीजें प्रोसेसेस होती हैं। अब इसमें जो क्लोरोफिल में जो भी चीजें होती हैं, CO2 जाएगा, सनलाइट जाएगी, और क्या जाएगी, वाटर। तो वाटर तो पहले से इनसाइड द प्लांट है, तो जब इनसाइड द प्लांट क्या है, वाटर है, आउटसाइड द CO2, तो अंदर से बाहर कौन आएगा, वाटर वेपर्स, और बाहर क्या है, CO2, तो बाहर से अंदर कौन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और किसके थ्रू जाते हैं, दैट इज आवर स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं भाई। दैट इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो बेसिकली मेन मटेरियल होते हैं वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। क्या एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट यूज करता है, रिलीज्ड बाय सेलुलर रिस्पायरेशन ऑर्गेनिजम्स इंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। दूसरी चीज जो होती है, जो वाटर होती है, इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम टू द लीफ। लीफ के पास तो कौन भेजता है, दैट इज जाइलम के थ्रू क्या करते हैं, लीफ तक जाते हैं। और जैसे ही सनलाइट आएगी, एनर्जी आपकी यूज होती है ब्रेक करने में, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट कराने में। ड्यू टू दैट कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देता है, और आपकी जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज हो जाती है एज इट इज। क्लियर, तो ये रहा आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज हमें कौन सा पढ़ना था, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस क्या है, बेसिकली प्लांट किस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज फुल्ली कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको पूरी समझ में आ गई होगी। वेल, बहुत ही बढ़िया। आगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स गेट देयर फूड फ्रॉम द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है, या फिर किसी अदर सोर्स से क्या करते हैं, वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। ऐसे क्या होते हैं, सारी चीजें आपकी हेटेरोट्रॉपिक होती हैं। एग्जांपल्स लेने, ऑल एनिमल्स, फंजाई, सम बैक्टीरिया, या फिर ह्यूमंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ह्यूमंस भी लिख सकते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं, किसी न किसी अदर चीजों पे डिपेंड करते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके का होगा। ठीक है, 3 तरीके का, होलोजोइक, सेप्रोपाइटिक, ठीक है, सेप्रोपाइटिक और पैरासाइटिक। ये 3 तरीके के होंगे बेसिकली। हम तीनों के बारे में आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शंस हैं, अलग अलग चीजें हम आगे डिराइव करेंगे। चलिए, तो आगे भाई, न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, न्यूट्रिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स क्यों हम बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या है, ऐसी चीजें हैं कि आप देख सकते हैं हर चीजें क्या सेम तरीके से फूड लेती हैं, बिल्कुल नहीं। हम जिस तरीके से फूड खाते हैं ह्यूमंस, क्या वैसे ही एनिमल्स खाते हैं, क्या सेम तरीके का फोर्स खाते हैं, नहीं। क्या आपकी जो अलग अलग चीजें हैं, प्लांट्स है, क्या सेम तरीके से फूड खाते हैं, नहीं। अलग अलग बैक्टीरिया हैं, क्या सेम तरीके से फूड खाते हैं, नहीं। तो यहाँ पे जो अलग अलग डिफरेंट है, तो उनका अलग अलग वे है खाना खाने का। तो यहाँ पे देखिए, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास एक ही सेल है। बट जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनके पास भाई एक स्पेशल तरीके का सेल ही है जो क्या करता है, उस फूड को इनटेक करता है, दैट इज आवर माउथ। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, वो पूरे सरफेस, जितनी भी उनकी सरफेस है, एक ही सेल है, उसी को हर टास्क परफॉर्म करना है। खाना भी खाना है, रिस्पायरेशन भी करना है, जो भी प्रोसेसेस करनी है, वो हर एक प्रोसेस सिर्फ एक ही सेल है, वही सेल करेगा। जितनी भी प्रोसेस इन्वॉल्व होंगी उस बॉडी के लिए, उस बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए, उस बॉडी की ग्रोथ के लिए, वो कौन करेगा, टोटली आपकी
एक ही सेल है तो वही सेल करेगी, ऑब्वियस सी बात है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा अलग पार्ट है भाई, वो अलग काम कर रहा है, रिस्पायरेशन वाला अलग काम कर रहा है, फूड वाला अलग काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है, तो हर एक सेल्स अपना अपना अलग काम करते हैं। वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं भाई, थ्रू द होल सरफेस, है ना, वो अपने थ्रू द होल सरफेस क्या कर सकते हैं, थ्रू द होल सरफेस फूड को क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, खा सकते हैं। बट मल्टी सेलुलर थ्रू द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स बोल सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स ये क्या कर सकते हैं, फूड को इनटेक कर सकते हैं। बट उनके पास एक ही सेल है तो वो अपने पूरे सरफेस से खाना ले सकते हैं, और एक ही सेल है तो एक ही सेल क्या करेगा, पूरे फूड को डाइजेस्ट कराएगा। क्लियर। तो जिसमें पहला क्या आता है, दैट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा बेसिकली क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसको समझने से पहले यार समझ लेते हैं कि हमारे जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के, दैट इज होलोजोइक, सेप्रोपाइटिक एंड पैरासाइटिक। तो सेप्रोपाइटिक क्या होते हैं यार, उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स, देखो उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड डेड बॉडीज या फिर डिकेइंग मटेरियल, जो आपके सड़ रहे हों मटेरियल्स, उससे अगर बनाते हैं, बेसिकली वो किस अंडर कैटेगरी में आते हैं, सेप्रोपाइटिक की। जैसे आप बोल सकते हैं फंजाई, ठीक है, फंजाई बोलते हैं। कुछ तरीके की सॉइल बैक्टीरियाज भी होती हैं, सॉइल बैक्टीरियाज जो क्या करती हैं, आपकी डेड या फिर डीके मटेरियल से अपना फूड बनाती हैं। वैसे ही पैरासाइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपकी फूड जो बनाते हैं वो लिविंग मटेरियल से बनाते हैं, लिविंग मटेरियल से। ये बेसिकली उसके साथ रहते हैं, उसको इफेक्ट नहीं पहुंचाते हैं, वो उससे फूड सोर्स धीरे धीरे लेते रहते हैं और अपना फूड बनाते रहते हैं। बेसिकली ये डिपेंडेंट, देखो यहाँ पे देख लो, हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, बेसिकली डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। इसके अंडर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, डिपेंडिंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जो पहला है दैट इज सेप्रोपाइटिक, वो क्या करते हैं, डेड बॉडी या फिर डिकेइंग मटेरियल उन पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और उसमें एग्जांपल्स में फंजाई हो गए, सॉइल बैक्टीरियाज हो गए, और भी अलग अलग तरीके की चीज है जैसे मशरूम्स हो गए, वो सारी किसके अंडर कैटेगरी में आते हैं, सेप्रोपाइट्स के। अब पैरासाइटिक क्या हो गए, जो किसी लिविंग मटेरियल पे डिपेंडेंट हो, लिविंग मटेरियल पे डिपेंड हो मतलब लिविंग मटेरियल के अंदर हो। जैसे मान लो अगर तुम्हारे अंदर कोई एक चीज हो, जैसे एग्जांपल ले लो कि राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म, ये क्या करते हैं भाई, किसी आपसे अटैच हो गए, आपसे फूड ले रहे हैं, बट आपको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको मार देंगे या फिर ऐसा कुछ, डेड, आपको डेड नहीं मारा है, आपसे बस फूड सोर्स इनटेक कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं, इनका काम क्या है, आपसे फूड लेना। वैसे होलोजोइक क्या है, ये डायरेक्ट किसी फूड सोर्स से ही होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर किसी डेड बॉडी से नहीं अटैच करके डायरेक्ट क्या होते हैं, किसी फूड सब्सटेंस से ही, डायरेक्ट फ्रॉम फूड। अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डायरेक्ट फ्रॉम सब्सटेंसेस, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे क्या है, होलोजोइक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्लियर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब यहाँ पे देखते हैं दैट इज ओमीबा क्या है। अमीबा भी किस कैटेगरी में आता है, ये भी होलोजोइक के कैटेगरी में आता है। ठीक है, होलोजोइक जो खुद फूड सोर्स पे डिपेंड होता है, ना कि किसी लिविंग बॉडी पे, ना ही किसी डेड बॉडी पे या फिर डिकेइंग मटेरियल पे, ये किसी न किसी एक डायरेक्ट फूड सोर्स पे ही डिपेंडेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ये फूड कैसे इंटेक करता है, तो ये जो ओपन सरफेस आपको दिख रहा है सूडोपोडिया, यहाँ पे क्या होता है, फूड पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो कि अलग अलग तरीके किसी भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स के फॉर्म में आएंगे, और जैसे ही यहाँ आते हैं ये फूड वैक्यूल बन जाता है, जहां पे फूड इनसाइड आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो दूसरा प्रोसेस क्या है, डाइजेशन। इंजेशन क्या है, बेसिकली जिस प्रोसेस से आपकी फूड की इनटेक की जा रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इंजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके, कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करते हैं, तोड़ दिए जाते हैं सिंपल फॉर्म में। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में बोल सकते हैं, सिंपल फॉर्म में क्या कर दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं और ये स्टोर कर दिए जाते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। जिस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या करे, टूट के सिंपल मटेरियल बन जाए, वो क्या है आपका, दैट इज डाइजेशन। एंड थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। थर्ड प्रोसेस इज दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आप समझ पा रहे होंगे आइडिया कि फूड सोर्स अब टूट चुका है, फूड सोर्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, अब उससे निकाल लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और एब्जॉर्ब कौन करता है, तो वो करता है क्लोरोप्लास्ट, सॉरी साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। कौन आपका एब्जॉर्ब करता है, दैट इज साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। तो अमीबा एक बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। एक सेल, टोटल बॉडी में कितने सेल होंगे, एक सेल होंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लाई करता है, दैट इज ये डायरेक्ट फूड पे ही डिपेंडेंट होता है, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है। दूसरी चीज,
कि फूड कैसे इंटेक करता है, तो सूडोपोडिया कैविटी से करता है, ठीक है। और वहां पे जैसे ही फूड जाता है एक वैक्यूल क्रिएट हो जाएगा, फूड वैक्यूल्स, जहां पे क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जितने भी वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में टूट जाते हैं, दैट इज स्टार्च बोल सकते हैं आप। और वहां पे फिर उनमें से न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं साइटोप्लाज्म के द्वारा, और वो पूरे बॉडी में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। बाकी जो आपका वेस्ट मटेरियल जो अनयूज्ड होता है वो क्या होता है, निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन। क्लियर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज इजेशन। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और ये किससे निकाला जाता है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उससे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई, यूनिसेलुलर की चीजें हो गई, अब आते हैं मल्टी सेलुलर, दैट इज ह्यूमन बींग्स के केस में। तो ह्यूमन बींग्स के लिए आपको पता है कि पूरा एक सिस्टम ही प्रिपेयर्ड है कि आप यहाँ से खाना खाएंगे, बीच में अलग अलग प्रोसेसेस होंगी, अलग अलग चीजें होंगी। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, जो सबसे प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है, माउथ से होती है, ठीक है। ह्यूमन क्या है, बेसिकली ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमें बेसिकली लाइफ प्रोसेस में आज क्या पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन बाकी है हमारा, ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन बाकी है, काफी अलग अलग चीजें हैं जो बाकी हैं, उनको हम एक एक करके देखते हुए जाएंगे। तो माउथ से बेसिकली स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, दैट इज एनस पे। इसको टोटली जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आप यहाँ से खाना खाते हैं, खाना यहाँ पे ट्रांसफर होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। डाइजेशन सिस्टम जो आपने ऊपर अभी देखा, डाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या करें, सिंपल फॉर्म में टूटे, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इंजेशन करते हैं। इंजेशन करते हैं मतलब फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, फूड को इनटेक करते हैं। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी दिख रही है, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन। और यहाँ पे क्या होता है, दैट इज एनस वाले पार्ट पे, यहाँ क्या होता है, दैट इज एक्सक्रीशन बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन बोल दीजिए, एक्सक्रीशन, जहां से फूड पार्टिकल्स क्या करें, बाहर निकल जाए। तो ये 4 स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स को डीप में हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे बेसिकली, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी पहले तो यहाँ पे माउथ में आप क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, फिर इसके बाद फूड क्या करेगा, कुछ यहाँ पे प्राइमरी डाइजेशन होंगे। अभी देखते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलते हैं। सॉरी, एक सेकेंड। तो यहाँ भाई देख सकते हैं कि ये सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करती है, दैट इज ये सलाइवा प्रोड्यूस करती है। तो जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं तो आपको पता है माउथ, यहाँ पे जो भी माउथ की कैविटी है उसमें 2 चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहली चीज क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज टंग प्रेजेंट होती है, और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जब आप माउथ रोटेट करते हैं तो फूड जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक करने का काम कौन करता है, मिक्स तोड़ने का काम कौन करता है, टीथ करता है। और जैसे ही आप च्यू करते हैं, चिविंग करते हैं, बेसिकली इस काम किस काम आता है, ये चिविंग के काम आता है, ठीक है, चिविंग के काम आता है, या फिर ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंसेस, ब्रेक करने के काम आता है जो टीथ आपका है। उसके बाद आप जब देखते हो मुंह आप ओपन करेंगे, जब मुंह आप ऐसे चलाते हैं तो जीभ भी, जो आपकी टंग है वो भी आगे पीछे होती रहती है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता क्या है, आप जब फूड खाते हैं तो आपसे बोला जाता है कि अच्छे से काट काट के खाइए, ताकि हर एक पार्टिकल क्या हो, टूट जाए, ठीक है, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट हैं वो टूट जाएं, और अच्छे तरीके से टंग क्या करे, उसको मिक्स कर दे सलाइवा के साथ, ताकि जो भी उस फूड में स्टार्च है, जो भी फूड में स्टार्च है मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट्स ही है, ये क्या करे, टूट जाए माल्टोज के फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में, माल्टोज के फॉर्म में, छोटे छोटे शुगर, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है, पार्ट ऑफ शुगर है ना, शुगर ही है वो। तो वो छोटे छोटे अपने पार्ट्स में टूट जाए, दैट इज माल्टोज में टूट जाए, ठीक है। तो वो इस तरीके से अपना चीजें टूटती जाती हैं, और इसको तोड़ता कौन है, दैट इज सलाइवा। सलाइवा एमाइलेज जो हमें सलाइवा मिलता है वो क्या करता है, इसे तोड़ता है स्टार्च को माल्टेज के फॉर्म में। और इसके बाद फिर फर्दर जब आपकी जीभ सब कुछ, आप टंग क्या करते हैं भाई, मिक्सिंग का काम करती है, आपकी फूड और सलाइवा का मिक्सिंग का काम करती है। और मिक्स करने के बाद फिर आपकी बकल कैविटी, जिसको ये पूरा माउथ है, जो माउथ वाला हिस्सा उसको हम क्या बोलते हैं, बकल कैविटी। उसके बाद जो फूड आपका जाता है वो कहाँ जाता है, दैट इज ओसोफेगस में। ओसोफेगस क्या है, बेसिकली एक पाइप है, ठीक है। जब आप खाते हैं, सांस लेते हैं, तो ये क्या करता है, कॉम्प्रेस होता है, फिर एक्सट्रैक्ट होता है, कॉम्प्रेस एक्सट्रैक्ट होता है। ड्यू टू दैट ये पाइप है, इसमें कोई किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। बेसिकली प्राइमरी प्रोसेस दैट इज इंजेशन, ये कहाँ होता है, तो हम बोलते हैं माउथ में होता है। और प्राइमरी डाइजेशन दैट इज टूटना, है ना, टूटना है, जो प्राइमरी डाइजेशन होता है, प्राइमरी डाइजेशन वो कहाँ होता है, प्राइमरी डाइजेशन तो आप बोलेंगे माउथ में होता है क्या, प्राइमरी डाइजेशन।
ठीक है, जहां पे पार्टिकल क्या होते हैं, सलाइवा से मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बड़े बड़े छोटे छोटे शुगर के फॉर्म में टूट जाते हैं। उसके बाद आता है ओसोफेगस, दैट इज अ पाइप। ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ओसोफेगस, यहाँ गले में होती है नीचे, ठीक है, यहाँ पे। तो वो ओसोफेगस से बेसिकली जो क्या है, सिर्फ एक रास्ता है फूड को कहाँ तक पहुंचाने का, स्टमक तक पहुंचाने का, ठीक है, स्टमक तक पहुंचाने का। अब स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं, स्टमक में जाने के बाद जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं स्टमक में, मैं इसको डिटेल में आगे देखेंगे, एक एक प्रोसेस, इंजेक्शन कैसे होता है, क्या क्या चीजें टूटती हैं, बट एक ओवरव्यू ओवरऑल कि आपकी चीजें क्या होती हैं। जितनी भी आपकी एलिमेंट्री कैनाल है वो लगभग 7 से 8 मीटर होती है, पूरी माउथ से लेके और एनस तक पूरी चीजें क्या होती हैं, लगभग 7 से 8 मीटर तक होती हैं। क्लियर। तो ये ओसोफेगस क्या है, एक तरीके से रास्ता है, खाना क्या जाता है ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। अब स्टमक में क्या क्या चीजें होती हैं, आपकी HCl प्रेजेंट होती है, पेप्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और भी मस्कस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ के। अब इसी से अटैच इससे आगे बढ़ेंगे तो ये पार्ट क्या कहलाता है, दैट इज ये वाला यहाँ तक का पार्ट, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटा इंटेस्टाइन, बट ये लेंथ में बड़ा होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट अगर आपसे बोला जाए कभी भी लॉन्गेस्ट पार्ट इन एलिमेंट्री कैनाल, तो वो क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि इसमें कंप्लीट डाइजेशन होती है आपकी, कंप्लीट डाइजेशन, ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का। तो ये कुछ इस तरीके से आप बना के यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है, फूड यहाँ से जब इंजेक्ट करोगे आप, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहीं से आपकी सक किए जाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे होते हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस पे बने होते हैं, दैट इज जिसको हम विलाई बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पे लिख लो, विलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे फूड में उनको क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करके ये पूरा पार्ट क्या होगा, ब्लड होगा, दैट इज ये विलाइज क्या करते हैं, ब्लड्स को, आपकी न्यूट्रिएंट्स ब्लड्स को प्रोवाइड करते हैं, या लिम्फ बोल सकते हैं, लिम्फ को प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करते हैं, ओवरऑल आपके सेल में जहां भी रिक्वायरमेंट होती है, सेल में जहां कमी होती है एनर्जी की, वो उस न्यूट्रिएंट को इन फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो एनर्जी कहाँ यूज करते हैं, या तो वो न्यू टिश्यू के फॉर्मेशन में यूज करें, या तो ओल्ड वन टिश्यू के रिपेयरिंग में यूज करें, वो उनकी बात है। तो कंप्लीट जो डाइजेशन होती है वो फूड की कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वो कहाँ जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन। इवन ये साइज में तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, बट इन डायमीटर, है ना, इन वॉल्यूम आप डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर में क्या होती है, बहुत ही बड़ी होती है। ड्यू टू दैट हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जो बचा खुचा हुआ वाला पार्ट होता है, ठीक है, बचा खुचा हुआ वाला पार्ट, जो पत्थर कंकड़ पत्थर होते हैं वो किसका पार्ट होता है, इसमें अपेंडिक्स। ये सारे इससे पच जाते हैं अपेंडिक्स से। पहले हमारे बोलते थे अपेंडिक्स बहुत ही बड़ा होता था, यहाँ निकला हुआ पीछे, बट हम अपेंडिक्स क्या करता है, जो आप ग्रास व्रास खाते हो ना, ग्रास व्रास, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था अपेंडिक्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से फूड आपका कहाँ जाता है, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन में। जो भी बचा कुचा अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा, वो थोड़ी बहुत चीजें, बहुत ही स्मॉलर डाइजेशन होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। आफ्टर दैट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो कहाँ स्टोर हो जाता है, जाके रेक्टम में, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी स्टोरेज है ये, टेम्पररी स्टोरेज जो आप वेस्ट निकालते हो बेसिकली, ये टेम्पररी स्टोरेज है, यहाँ पे आपकी कुछ पार्ट टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। आफ्टर द सम टाइम ये एनएस के थ्रू क्या हो जाते हैं, पूरे वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्लियर। क्लियर। तो ये कंप्लीट एक ओवरव्यू था। अब कैसे, अब स्टमक में कैसे टूटते हैं, किसके हेल्प से टूटते हैं, फिर यहाँ पे जब आप आते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसके लिए हम डिटेल में आगे चीजें देखते हुए चलेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं कि कर करके कौन सी ग्लैंड होती हैं जो डाइजेस्ट करने में हमें मदद करती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं जो क्या होती हैं, सलाइवा प्रोवाइड करती हैं माउथ में। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, माउथ में। बेसिकली ये सलाइवा एमाइलेज प्रोवाइड करती हैं, जो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ता है छोटे छोटे फॉर्म, माल्टिस फॉर्म में, ठीक है, माल्टिस फॉर्म में ये चीजों को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ता हुआ जाता है। क्लियर। माल्टोज के फॉर्म में ये तोड़ता जाता है, किसको, स्टार्च को, बेसिकली स्टार्च को माल्टोज के फॉर्म में तोड़ता जाता है। ये स्मॉल और सिंगल एक सिंपल टाइप का शुगर है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर। अगर आप बोलेंगे ये क्या है, तो ये है कॉम्प्लेक्स शुगर, और ये क्या है, बेसिकली एक सिंपल टाइप का शुगर है, एक तरीके का है, ठीक है, सिंपल टाइप ऑफ शुगर। ये इसको इस फॉर्म में तोड़ेगा। उसके बाद खाना कहाँ जाता है, पेट में जाता है, और यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जो क्या प्रोवाइड करती हैं, HCl प्रोवाइड करती हैं, पेप्सिनोजेन प्रोवाइड करती हैं, पेप्सिनोजेन, और क्या प्रोवाइड करती हैं, मस्कस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है।
ये तीनों क्या करते हैं बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ फूड में काम आते हैं, जो आपकी बैक्टीरियाज होंगे उनको किल करने में काम आते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक अलग तरीके का ग्लैंड। इसके बाद एक और ग्लैंड है लीवर, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती है। ये भी एक तरीके का कुछ जूस प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्लियर। तो ये क्या करती है, बाइल जूस प्रोवाइड करती है। इसके बाद आती है दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। एंड अगर बात की जाए भाई लिवर की, ठीक है, इससे पहले लिवर की, तो इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड भी होती है, इसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं। बेसिकली ये बाइल जूस क्या करता है यार, आपकी जो इफेक्ट ऑफ एंजाइम को भी बढ़ाता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एंजाइम को बढ़ा देता है। बाकी जो ये बाइल जूस सीक्रेट करता है, अगर आपको गाल ब्लैडर का आपने नाम सुना होगा, गाल ब्लैडर, तो ये गाल ब्लैडर इसको स्टोर करता है सम टाइम के लिए, परमानेंटली नहीं, टेम्पररीली इसको स्टोर करता है और अपना काम निकाल लेता है गाल ब्लैडर। बाकी दूसरी चीज आती है दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में भी काफी अलग अलग तरीके की ग्लैंड होती हैं, तो उसमें से एक होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो क्या करती है, इंटेस्टिनल जूस को सीक्रेट करती है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है, जिसमें आप क्या पाए जाते हैं, पेप्सिन पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या क्या पाए जाते हैं भाई, चीजें अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। सॉरी, पेप्सिन नहीं पाई जाती है आपकी, दैट इज एमाइलोटिक एंड सॉरी, ठीक है। तो ये तीन तरीके की एंजाइम पाई जाती है यार, एमाइलोटिक एंड प्रोटेस्टलाइटिक एंड लिपोलाइटिक एंजाइम्स, ये तीन तरीके के एंजाइम पाई जाती हैं आपकी इंटेस्टिनल जूस में। इसके बाद जो अलग सा ग्लैंड है ये पैनक्रियाज, ये भी आपकी इंटेस्टाइन से ही, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही अटैच्ड होता है, और ये भी क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। जैसे आपका लिवर क्या करता है, बाइल जूस, वैसे ही पैनक्रियाज क्या करता है, आपका पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। क्लियर। अब इसमें तीन चीज, इसमें भी तीन एंजाइम बेसिकली पाए जाते हैं, एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है, इसके बाद ट्रिप्सिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। तो ये तीन तरीके के एंजाइम इसमें भी पाए जाते हैं। अगर आपसे कभी भी ये कंस्टिट्यूएंट पूछा जाए, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स पूछा जाए, इसका वर्क नहीं पूछा जाएगा कि बेसिकली पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस की कौन कौन से इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये तीन तरीके के बेसिकली पाए जाते हैं, ठीक है। वहां पेप्सिन और प्रोटेस्टाग्लैंड में कंफ्यूज हो गया था, तो उसको ध्यान नहीं देना आपको, सिंपल सा ये तीन चीजें आपकी पाई जाती हैं, तीन तीन एंजाइम्स, तीनों क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, आपकी डाइजेशन में काम आते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन में काम आते हैं। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी कहाँ, माउथ में होती है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट इज पेट में होते हैं, लिवर जस्ट बिहाइंड द स्टमक आपकी मिलती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पैनक्रियाज के सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, और पैनक्रियाज बिटवीन द स्टमक एंड उसके बीच में होती है। मैं यहाँ दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, दिस इज आवर पैनक्रियाज, क्लियर, दिस इज आवर पैनक्रियाज, एंड हियर यहीं पे आपकी क्या प्रेजेंट होती है, यहीं प्रेजेंट होती है आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये आप गाल ब्लैडर देख पा रहे हैं। जैसे ये लीवर आपकी गैस्ट्रिक जूस सॉरी बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, ये क्या करता है, इसे स्टोर करता है कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, उसके बाद ये क्या करता है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स कर देता है, जो कि क्या हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करता है। एंजाइम्स क्या करते हैं, बेसिकली फूड को तोड़ते हैं। क्लियर। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डीप में समझ में आएगा मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं। द फूड वी ईट कंटेन वेरिएट कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, काफी अलग अलग तरीके न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और अलग अलग तरीके के। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो इंजेशन। सबसे पहली चीज क्या आती है, इंजेशन। इंजेशन क्या है, बेसिकली इनटेक ऑफ फूड, जो आप खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड बाय माउथ, फूड इज मोइस्चन्ड बाय सलाइवा, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, सलाइवा को प्रोड्यूस करती है। क्लियर। इसके बाद आप क्या करते हैं, खाने को च्यू करते हैं, खाना खाते हैं, टीथ से ब्रेक डाउन करते हैं, और टंग क्या करती है, उस फूड को, जो आप फूड है उन दोनों को मिक्स करने का काम कौन करती है, टंग काम करती है, दोनों को मिक्स करती है। इन मिक्सिंग जो आपकी फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो सलाइवा से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, माल्टोज के फॉर्म में टूट जाता है। क्या हो जाता है, माल्टोज के फॉर्म में टूट जाता है, बेसिकली सिंपल शुगर। तो ये काम इंजेशन का और कहाँ होता है, माउथ में होता है। क्लियर। दूसरी चीज, अब खाना आपकी वाया ओसोफेगस कहाँ गया, वाया ओसोफेगस आपका खाना चला गया स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, बेसिकली डाइजेशन जिस प्रोसेस को बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट इनिशिएट इनसाइड द माउथ, जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली एक छोटा सा पार्ट कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो जाता है आपका माउथ के अंदर ही।
स्टार्च इज कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर बाय सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड इसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और ड्यू टू दैट उससे रिएक्ट करने के बाद वो क्या करती है, सिंपल शुगर्स में टूट जाते हैं। इसके बाद जैसे ही आपकी पेट में जाएगी, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन्स एंड रेनिन्स। ठीक है, जैसे ही स्टमक में जाएंगे, आपको पता है वहां पेप्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि पेप्सिन आप बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जबकि जो HCl प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया या फिर कोई भी किसी भी तरीके का एंजाइम अगर प्रेजेंट है उसे किल करने का काम करता है। क्लियर। और जो मस्कस है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी स्टमक की वाल को कि कोई इफेक्ट ना आए, और वो फर्दर ट्रांसफर कर देता है फूड को। जो मस्कस है, ठीक है, जो मस्कस है भाई, वो क्या करता है, आपकी प्रोटेक्ट करता है वॉल को कि कहीं से कोई एंजाइम इफेक्ट ना करे, प्लस फूड को ट्रांसफरिंग, दैट इज फूड ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जैसे ही आते हैं, बाइल जूस, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट के ऊपर इफेक्ट करता है, वो इमल्सिफाई करता है, उसे तोड़ के अलग कर देता है, फूड से फैट को अलग कर देगा। आपकी बाकी की चीजें अलग हो जाएंगी, फैट की चीजें अलग हो जाएंगी। ये काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। इसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट इज बाय लिपेज। फिर लिपेज एंजाइम आएगा, जो क्या करता है भाई, आपकी जो फैट अलग हुई थी फूड से, जो इमल्सिफाई हुई थी, इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल हमने देखा था कि वाटर में इमल्सिफिकेशन मतलब ऑयल और वाटर क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाते थे, तो वैसे ही फैट क्या हो, बाकी के फूड कंपोनेंट से अलग हो जाए। उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लिपेज एंजाइम आएगा, वो क्या करता है, दैट इज वो इमल्सिफाई कर देगा फैट्स को। क्लियर, वो क्या करेगा, इमल्सिफाई कर देगा, और इसको, और ये कहां से आता है, तो ये आता है पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक जूस से ही तो आता है ना लिपेज, पैनक्रियाटिक जूस में ही वो एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, बेसिकली फूड को तोड़ के हटाता है। क्लियर, complete conversion of protein into amino acids, complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acid and glycerol। ये कंप्लीट चीजें, इतनी चीजें होती हैं। पहले ब्रेकडाउन आप याद कर लीजिएगा। प्रोटीन्स क्या किए जाते हैं, प्रोटीन्स तोड़े जाते हैं किसमें, अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट तोड़े जाते हैं ग्लूकोज में, और इसके बाद जितने भी आपकी फैट होते हैं, फैट्स, वो कहाँ तोड़े जाते हैं, फैटी एसिड्स में तोड़े जाते हैं, या ग्लिसरॉल बोल सकते हैं। तो ये डाइजेशन का प्रोसेस है जो आपकी चीजें होती हैं। उसके बाद दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस, अब दूसरी चीज आती है, फूड आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं, विलाइज बोलते हैं, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे, छोटे छोटे वॉल्स पे छोटे छोटे विलाइज चिपके हुए होते हैं, जो कि बेसिकली किसका काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को यूजफुल होते हैं, वो क्या करते हैं, उस फूड से निकाल लेते हैं। और सबसे लार्जर टाइम भी फूड का यही बीतता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड पासेस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल टू इनटू ब्लड। यहां से क्या होगा, जो एलिमेंट्री कैनाल दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन टू, यहां लिख लेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड तक खाना की जो भी न्यूट्रिएंट है यहीं पे जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना होगा, विलाइज क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। ये प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके ये कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली आप इसको एनर्जी सोर्स भी बोल सकते हैं। जो आपकी विलाइज होती हैं क्या होते हैं, स्टार्च सोर्स भी बोल सकते हैं, जो क्या करते हैं, आपकी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड में से। खाना चला था पेट से, पेट से यहाँ आया, फिर नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां से टोटल आपका फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। दैट इज ऑल डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय अप बाय स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स हैव फिंगर शेप्ड विलाइज, दे ट्रांसफर देम टू ब्लड। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी एनर्जी होंगी, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती हैं, ब्लड में ट्रांसफर हो जाती हैं। क्लियर। इसके बाद दैट इज एसिमिलेशन, चौथी प्रोसेस है एसिमिलेशन। इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस सेल ऑफ बॉडी सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स फ्रॉम विलाई टू द बॉडी सेल। अब ब्लड ने क्या किया भाई, जो भी एनर्जी, जो भी चीजें थी, वो फूड से और विलाई एक्सट्रैक्ट किया, विलाई से ब्लड तक गई। अब आपकी हर बॉडी का अलग अलग सेल काम करता है, अलग अलग टिश्यूज वर्क करते हैं, अलग अलग चीजें होती है, सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप अगर पूरी एज अ होल बॉडी काम कर रहे हो तो आपको भी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो सेम चीज विलाइज क्या करेगा भाई, फूड से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फूड से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और कहाँ देगा, ब्लड को देगा। और ब्लड क्या करेगा, आपकी ब्लड यहाँ पे देखिए, ये क्या है, छोटे छोटे यहाँ विलाइज ये प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख पा रहे होंगे, टोटल पार्ट क्या है, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं, फूड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ब्लड तक देंगे। ब्लड क्या करेगा, बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाएगा, और वो सेल्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूज करते हैं बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज,
न्यू टिश्यूज बनाने में या फिर जो ओल्डर वन प्रेजेंट होती है उनको रिपेयर करने में। क्लियर? चलिए, बाकी आप लोग प्लीज ध्यान से एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पूरी क्लियर है। आप वीडियो देख रहे हो, वेल बहुत ही बढ़िया बात है, बट साइड बाय साइड आप एनसीईआरटी अपने बगल में रख लें, एनसीईआरटी को पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें, आपको सारी चीजें ओवरव्यू एकदम क्लियर हो जाएगा। बिना एनसीईआरटी पढ़े काम नहीं होने वाला, तो मेक श्योर कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहो। ठीक है, चलो इसके बाद फिफ्थ प्रोसेस इज इजेशन, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इन कोलोन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस कॉल्ड इजेशन। अब खाना यहाँ से पच गया है पूरा, ये आएगा जो बचा खुचा होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन में पच गया। इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कहाँ टेम्पररी स्टोरेज होता है, रेक्टम में। टेम्पररी कहाँ स्टोर हुआ था, रेक्टम में। अब जैसे ही ये सारी चीजें फिल हो जाएंगी, रेक्टम क्या करेगा, इसे एक्सक्रीट कर देगा, इजेक्ट कर देगा थ्रू द एनस। क्लियर? तो जो भी पार्ट होंगे वो कहाँ होंगे, रेक्टम में। रेक्टम के बाद वो कहाँ इजेक्ट कर दिए जाते हैं, थ्रू द एनस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन। क्लियर? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इजेशन। क्लियर? कहने का क्या मतलब है, मतलब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन से फूड आया, ठीक है, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन से फूड आएगा वो कहाँ जाएगा, रेक्टम में। और जो बचा खुचा वाटर या फिर बचा खुचा जितने भी आयंस होंगे उसमें बेसिकली टेम्पररी स्टोर का क्या मतलब है, वहां जाने के बाद जो बचा खुचा वाटर होगा और जो बचा खुचा कुछ अलग अलग टाइप के डिफरेंट अनवेस्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, दैट आयंस होंगे, उनसे क्या करता है, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। और रीअब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद वो कहाँ से निकल जाता है, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका किसके लिए, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, ह्यूमन। अब इसके बाद हमारा आएगा रेस्पिरेशन, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे सारी चीजें लाने की। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, रैंकर्स एनटीएससी टेलीग्राम ग्रुप। मैं ट्राई कर रहा हूँ छोटे छोटे फॉर्म में आपको शॉर्ट फॉर्म में चीजें कराने की, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में सारी चीजें बताने की। तो मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहें, एनसीईआरटी जरूर पढ़ते रहें, क्योंकि बेटा उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, और हर एक चीज बता दूं वो उतना आपके पास टाइम भी नहीं है, ना मेरे पास उतना टाइम है। एक एक चीज बताऊं तो 8 से 10 घंटे लाइव प्रोसेस पे लग जाएंगे। अब मुझे पता है कि मैंने सारी चीजें ओवरव्यू आपको बताई हैं, बट अगर मैं डीप में पढ़ाने लगूंगा तो 8 घंटे लगभग लग जाएंगे, उतना टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास ना मेरे पास। तो आप लोग प्लीज एनसीईआरटी एक बार पढ़ते हुए चलें, लाइव प्रोसेस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर। क्लियर? तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लें। बाकी जो भी डाउट आएगा आप लोग प्लीज उसे कमेंट जरूर किया करें। कमेंट नहीं करते हो यार तो दिल खुश नहीं होता है ना, वर्क करने का फिर मजा नहीं आता। तो कमेंट एक बार जरूर कर दो, जो भी डाउट हो, जो भी चीज ना समझ में आया, भैया थोड़ा अलग तरीके से बता दीजिए, या फिर एनसीईआरटी ही तुमको एक्सप्लेन कर दूं मैं अच्छे से। और अगर मैं ट्राई भी करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से मैं एनसीईआरटी ही आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर? तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले लेक्चर में, और टेंशन ना लो, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम में आज ही। क्लियर? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।